तो तुम देख सको भाई किस तरह से कि मतलब कोई इसमें अपने इंडिया में उसके ऊपर कोई क्रिमिनल कोई मामला है। 24 साल का हो गया, आज तक मतलब कोई काम नहीं करा जिस तरह से जी। आज तक उन्होंने एक मक्खी भी मारी, बहुत अच्छे भले इंसान है। आज तक उन्होंने किसी का बुरा भी नहीं सोचा, कैसे वो दूर की बात है। आज तक मैंने इतने सालों में किसी से नहीं सुना कि उनकी किसी से लड़ाई भी हुई है, किसी से ऊंची आवाज बात तक नहीं की उन्होंने आज तक। उनके ऊपर फालतू में केस बना रखा है, 4-5 महीने हो गए, सब बर्बाद कर दिया हमारे घर। कोई सुनाई नहीं करता जी हमारी हम सारा को आंडे एप्लीकेशन लगा दिया, हमने दरखास्त दे दी, हमारे को कोई सारे काम कर लिया, हमने कोई नहीं सुनाई कर। मंत्री है, मुख्यमंत्री है, कोई भी नहीं है हमारे साथ, कोई नहीं, गरीब आदमी आ गए। मेरी बेटी है वो भी दिमाग की मरीज हो चुकी है, मेरा पति है वो अटैक का मरीज है, ये बहू है ये भी अभी मेडिकल में लेके आए, ये भी दिमाग में बात ले रही है, छोटी सी इसकी बच्ची है। अरे यहाँ पे ना क्रिप्टो जो बाइनस एप्लीकेशन है ना, उसके बारे में यहाँ पे किसी को 1% भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो एप्लीकेशन 80% यूथ के पास है। और दूसरी चीज क्या है कि हम जब एयरपोर्ट के अंदर इंटर करे थे, बाइक फ्लाइट हम यहाँ पे आए, तो हमारे को कोई भी जानकारी नहीं दी गई, इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि ये एप्लीकेशन यहाँ पे बैन है या कुछ भी, और हमने वहाँ पे यूज भी नहीं करी थे। मर्डर, ठीक है, और अपने और भी बड़े बड़े केस के अंदर जो नेपाली लोगों उनको बेल मिल जाती है, लेकिन हमें नहीं मिल पा रही। मोबाइल के प्ले स्टोर में यानी कि आपके मोबाइल के अंदर कोई यदि ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार था मैं उसको हो, और इस एप्लीकेशन ने 2 हंसते खेलते परिवार पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। पूरा मामला आखिर है कि तो उसे की जानकारी खातर फिलहाल हम तारगिला लाइव जुड़े हैं। तो संसार क्रांति देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, फिलहाल इस वीडियो ने जी लगा इतना शेयर करो ताकि इन परिवारों को बर्बाद होता है क्युकरे बचाया जा सके। फिलहाल इन परिवारों के जो 2 मेंबर हैं, परवेश और उमेश कुमार, जो कि नेपाल जेल में बंद हैं। यानी कि जब भी आप फ्लाइट में बैठा हाँ किसी दूसरे देश में जाओ हाँ, तो ओढ़े के जो नियम कायदे कानून जो चीज़ें हैं वह कई बार किस तरह से बर्बादी का कारण बन जाए हैं, उसका जीता जागता उदाहरण जो है वो तो हम देखने लग रहे हो। एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर कि एक क्रिप्टो करेंसी जो है वो रन कर रहे हैं ब्लॉकचेन या और बड़े बड़े जो अकाउंट की अगर मैं बात करूं, लेकिन कुछ देशों में यह बैन है। और उसी का शिकार हरियाणा और हरियाणा के टोहाना से और जींद से 2 परिवार जो कि खून के आंसू रोने लग रहे हैं। क्या नाम था जी आपके बेटे का? परवेश। तो कितने दिन पहले नेपाल गया था परवेश? 5 महीने लगे जी, 5 महीने 5 महीने के काम के कराया करता परवेश? काम ये पहले सर्फ करा कर दे, दिहाड़ी मजदूरी करा कर दे, सर्फ करने लग गए थे। ये के कंपनी बंद तो पता नहीं जी। अच्छा, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा कराया करता? हाँ, 3 बच्चे कुंवारे, बहन भाई, एक का कैंसर है, मेरे बच्चा धन ऑपरेशन बोल रख के। यानी कि परिवार पहले मुसीबत में है? पहले मुसीबत में, बाप नहीं दादा नहीं, बाप गुजर चुके हैं, हड फैल हो गए। आप जी? मैं उमेश कुमार की मम्मी हूँ, जो कि मेरा बेटा नेपाल में फंसा हुआ, सारी परिवार उसके। तो तुम देख सको भाई किस तरह से कि मतलब कोई इसमें अपने इंडिया में उसके ऊपर कोई क्रिमिनल कोई मामला है। 24 साल का हो गया, आज तक मतलब कोई काम नहीं करा जिस तरह से 24 साल का उमेश या परवेश? उमेश, ये उमेश की माँ है भाई। और आप जी? मैं उनकी वाइफ हूँ जी। तो आज से पहले कोई क्राइम का कोई मामला उनके ऊपर? नहीं जी, आज तक उन्होंने एक मक्खी भी मारी, बहुत अच्छे भले इंसान है। आज तक उन्होंने किसी का बुरा भी नहीं सोचा, कैसे वो दूर की बात है। आज तक मैंने इतने सालों में किसी से नहीं सुना कि उनकी किसी से लड़ाई भी हुई है, किसी से ऊंची आवाज बात तक नहीं की उन्होंने आज तक। उनके ऊपर फालतू में केस बना रखा है, 4-5 महीने हो गए, सब बर्बाद कर दिया, हमारे घर बिजनेस सब काम खराब कर दिया। इनके पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्रैश हो गया भाई। इन 2 परिवारों का पूरा सिस्टम बर्बादी से भी जिस तरह आगे नहीं भाग रहे हैं, बर्बादी तो अभी 2 कदम आगे बढ़ गया मामला। उमेश और परवेश 2 की घूमन फिरन खातर जाए हैं। पूरा मामला पूछेंगे। क्या नाम बेतरा? मोहित खटक है जी। मोहित खटक। गरीब आदमी, कोई सुनाई नहीं करता जी हमारी हम सारा को आंडे एप्लीकेशन लगा दिया, हमने दरखास्त दे दी, हमारे को कोई सारे काम कर लिया, हमने कोई नहीं सुनाई कर। मंत्री है, मुख्यमंत्री है, कोई भी नहीं है हमारे साथ, कोई नहीं, गरीब आदमी आ गए। ठीक है, मरे जहाँ से कोई घुट के मरने लग रहा, फिर भी कोई नहीं आ रही। मेरे बच्चे 15 दिन तक बीमार रहे, मेरे को आ रही बीमारी, किसी को नहीं पूछा कि मैं भी। फिर हमने क्या चाहना बता, हमारे बच्चे नहीं पालते तो हमने क्यों कर कराई, हमने बताओ पहला। तो आखिर पूरा मामला क्या था जिसके कारण पूरे के पूरे परिवार जो है खून के आंसू रोने लग रहे हैं? तो ये भाई बताओगा आखिर उनके गिला होया क्या था, जो कि घूमन फिरन की मनसा तय काठमांडू नेपाल गए थे।
लेकिन हो रहा है कि जेल में बड़ी बद से बदतर जिंदगी जीने लग रहे हैं। न केवल परवेश और उमेश, बल्कि ऐसे कई भारतीय हैं जो कि नेपाल की जेल में बंद हैं और कई तो बिना कसूर हैं। क्या नाम बताओ इतना? नमस्कार भाई साहब, सभी को नमस्कार। मेरा नाम मोहित खटक है, हम टोहाना के निवासी हैं। आज से लगभग 5 महीने पहले मेरे बड़े भाई और ताऊ जी के लड़के प्रवेश कुमार और उमेश कुमार नेपाल घूमने के मकसद से गए थे 9 जुलाई को। और लगभग करीब 10 से 12 दिन बाद नेपाल पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था, सिर्फ एक एप्लीकेशन के बिहाव पे कि उनके फोन से एक मोबाइल एप्लीकेशन मिली थी, बाइनेंस एप्लीकेशन, जो कि भारत में लीगल है, जो कि क्रिप्टो करेंसी भारत में 70% तक लीगल है। उसके अंदर टैक्स पे करना रहता है और जो कि लीगल है इंडिया में पूरी तरीके से। हमने क्या है उस चीज़ के लिए जो भी न्यायिक मतलब वहाँ का कानूनी व्यवस्था थी, कानूनी व्यवस्था के हिसाब से हम चलते आ रहे हैं टोटली। हमने वहाँ पे जो भी पुलिस वाले थे उन्होंने जैसा बोला वैसा ही चलता आ रहा है। तो उनके सामान से ना तो कोई भी बरामदगी दिखाई है, ना कोई कस्टडी में उनसे मतलब कोई भी ऐसी सामान बरामद हुआ है जो कि मतलब जिसकी वजह से उनको कोई सामान कुछ भी बरामद नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा गैर कानूनी कोई सामान और तो बरामद नहीं किया गया। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो पीड़ित परिवार के द्वारा दावा किया जाने लग रहा है अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो नेपाल में रह के इस एप्लीकेशन के द्वारा कोई ट्रांजैक्शन हुई। बिल्कुल, जो बाइनेंस एप्लीकेशन है जो लोग यूज करते हैं इंडिया में, हर दूसरे तीसरे बंदे के मोबाइल में है, उनको सबको पता है कि उसके अंदर टाइम तक आ जाता है कि किस टाइम ट्रांजैक्शन हुई है। तो उनकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है 2023 की उनकी ट्रांजैक्शन जो है नेपाल सरकार में मिली है, लेकिन वो गए यहाँ से 9 जुलाई को, लगभग 6 महीने बाद वो यहाँ से गए हैं। जो लास्ट ट्रांजैक्शन उनकी ये थी। हम जहाँ भी जाते हैं, हमने इंडियन एम्बेसी में गए, इंडियन एम्बेसी सीधा हाथ खड़े कर देती है कि हम कोर्ट के मैटर में कुछ नहीं करेंगे। और कोर्ट के अंदर भी क्या है, ना तो उनकी कोई भी हायरिंग होती है, हायरिंग होती है अगर तो उसको क्या है बिना किसी रीजन के कैंसिल कर देते हैं। कभी कहते हैं कि जो वकील है उसके जज के साथ कोई रिलेशन है, रिलेशन करके फैमिली केस करके कैंसिल कर देते हैं। कभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचता, कभी वो टिकट को मान्य नहीं करते हैं, इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट तक को उन्होंने खारिज कर दिया कि इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट भी काम नहीं आएगा कोई भी। यानी कि भाई फिलहाल जो है परवेश और उमेश जो कि नेपाल जेल में बंद है एक ऐसी एप्लीकेशन के चलते जो कि नेपाल में बैन है। तो विदेश जाने वाले या फिर घूमन फिरन जाने वाले उन लोगों खातर यह वीडियो बड़ी खास है। भाई बाहर घूमन जाओ तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से खून के आंसू जिस तरह से परिवार रोने लग रहा है तो नू रोना पड़ सका है। लेकिन फिलहाल जो है इस भाई का दावा है कि भाई परवेश और उमेश उनने नेपाल में जाकर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज कोई नहीं करी, उसके बावजूद भी वो नेपाल की जेल में बंद है। जी भाई बिल्कुल। वो लोग नेपाल के अंदर सुंदारा जेल है, काठमांडू के अंदर सुंदारा के अंदर भद्र जेल है, उसके अंदर करीब 4 महीने से हैं और उनकी ना तो वहाँ पे कोई भी सुनवाई हो रही है। नेपाल की जो भी कानून व्यवस्था है बिल्कुल ही खराब व्यवस्था है। जो बाइनेंस एप्लीकेशन है दुबई अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री के अंदर वो लीगल है पूरी तरीके से, बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। लेकिन नेपाल जैसे देश के अंदर वो चीज़ बैन है। टोटल मिला के इस केस के अंदर क्या है, अभी नेपाल सरकार ने जो कोर्ट के अंदर जजों ने दावा किया है कि ये लोग ठीक है हम मान लेते हैं कि इन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं की, तो ये प्रूव करो कि ये लोग आए कब है नेपाल के अंदर। तो उसके अंदर ना तो वो पासपोर्ट जो हिस्ट्री है वो वैलिड कर रहे हैं, ना वो इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट वैलिड कर रहे हैं, ना वो टिकट को मान्य कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को वो लोग मान्य नहीं कर रहे हैं। और इस केस के अंदर जो मदद कर सकता है हर मतलब कोई भी विदेशी मामला होता है, मेरा कहना ये है कि उसके अंदर एम्बेसी ही जो दूतावास होता है वही हेल्प करेगा। तो दूतावास किसी भी प्रकार से हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहे। तो फिलहाल तो हम देखने लग रहे भाई लाचार और बेबस पिता की अगर मैं बात करूं तो जो कि हार्ट के पेशेंट हैं, जिन पर हम ज़्यादा नहीं चाहेंगे कि भैया इस मामले पर बोल रहे हैं क्योंकि खुद ज़्यादा परेशान है। पूरा परिवार तो हम देख सको किस तरह से खून के आंसू रोने लग रहा है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अनाथ जैसी भूमिका में आगे हैं और मतलब परिवार का न्यू कैस कहाँ के मतलब सब कुछ दाव पर लग गया। अगर वकीलों की बात करें तो इनका न्यू भी कहना भी नकली सकली वकील मिला है जिनका दौरे ना अपनी पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है वह गिरवी दर रखी है। हमने तो प्लाट भी गिरवी दर दी है। बच्चा ना अपने के खाओगे के करेगी, बेचारी कुआड़ी लड़की है वो कित भेजू मैं अपने की लड़कियां ने। ये कैंसर में आई 15 दिन लड़का है, इसका भी अटैक कोई हो जो एक्सीडेंट हो रहा है, इसका भी बहुत वजन को चलता। अच्छा एक बच्चे का कैंसर है? हाँ एक बच्चे कैंसर है। मेरा बच्चा था नहीं परेशान बोल रखा है, मैं भी नहीं हालत में क्योंकि मैं कमा भी नहीं खा सकती है। तो भाई हरियाणा सरकार तो हमारी अपील है अगर इस मामले में खुद संज्ञान लेकर इस वीडियो ने जी लगे इतना शेयर कर दो। हालांकि जो राजनीतिक दल की अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के जो के पद है जी आपका दौर है एससी मोर्चा के अध्यक्ष हो आप, क्या नाम आपका? राजेश कुमार इंदौरा नाम है मेरा। राजेश। तो राजेश भाई आप तो सरकार का हिस्सा हो, उसके बावजूद भी आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा है जी, मैंने जितने भी अपने यहाँ डिप्टी स्पीकर हैं अपने मिड्डा साहब और मोहनलाल बड़ोली जी हैं, इनको सबको ज्ञापन दिया है। इस परिवार की मैं जितनी हो सकता है हेल्प कर रहा हूँ। और विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय,
और मैं उन्होंने फिर जो लेटर हम दे के आए थे वो सारे वाणिज्य मंत्रालय में भेजे। उन्होंने फिर एप्लीकेशन वो मेरे सामने ही ट्रांसफर की थी, लेकिन एम्बेसी वाले नहीं सुनवाई कर रहे इस बात में। नहीं राजेश भाई, आप मुख्यमंत्री के पास पहुंचो ना, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं उन दौरे इस मामला लेकर पहुंचो और समाधान नहीं हुआ है। ऐसा है जी, मैंने कोशिश की कई बार जाने की मुख्यमंत्री जी के पास, एक तो टाइम की शॉर्टेज के कारण में जाने से क्या, लेकिन ये जो प्रवेश का भाई है ये 2-3 बार एप्लीकेशन दे चुका है। खासकर मैंने डीएससी समाज से आता हूं मैं, और अभी आपने देखा है हरियाणा में डीएससी समाज ने बीजेपी सरकार को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी मेरे डीएससी समाज के नेता हैं वो भी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, और जितने भी हमारे लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं या अध्यक्ष जी हैं मोहन लाल बड़ोली, उनको, और जो भी ऊपर हैं मोदी जी हैं या फिर मैं कहूँगा अमित शाह हैं, विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं, कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान में लेकर इस परिवार की हेल्प करें। मैं तो यही अपील करूंगा जी। मैं एक छोटा सा बीजेपी का वर्कर हूं, मैं तो सरकार का नुमाइंदा हूं जी। मैं इस परिवार की बात उन तक पहुंचा सकता हूं, आगे काम तो उन्होंने करना जी, जो हाईकमान है। लेकिन बात पहुंचे इस वही बात है, बोले भाई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख। तो पीड़ित परिवार का पूरी तरह से दावा है कि भाई जो उमेश और प्रवेश वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। तो भाई हरियाणा सरकार की बात करा या भारत सरकार की बात करा, इस मामले में यदि कोई भारतीय विदेश में यदि फंस जाए है और वो यदि बेकसूर है, तो एम्बेसी के जरिए उन बेकसूर भारतीयों को लियाण की जो जिम्मेदारी है वो भारत सरकार की होया करे है। और भाई हरियाणा सरकार की अगर मैं बात करूं, नुमाइंदे दौरे खड़े हैं, उसके बावजूद भी टस-तमस नहीं हो रहा मामला, तो इसका मतलब ये है कि भाई रुचि को नहीं, वोट मांगते आने तो हाथ जोड़ जोड़ के आगे खड़े हो जाए हैं। माता जी वोट दियो। हाँ, उस टाइम तो आगे आके खड़े हो जाए हैं। लेकिन फिलहाल जो है जो क्या नाम बताया नाम, मोहित भाई का दावा है कि भाई पूरी तरह से मामले की यदि जांच करी जावे तो प्रवेश और उमेश पूरी तरह से निर्दोष हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। ये चीज तो टेक्निकल है, सारी खंगाली जा सके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रवेश और उमेश और उन जैसे और भी कई सारे भारतीय हैं जो बिना बात बेकसूर जो है नेपाल या फिर और कई सारे विदेश उसमें जेल में बंद है। लेकिन फिलहाल जो मामला है, पीड़ित परिवार जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, सब कुछ दाव पे न ला दिया, और उसके बावजूद भी मामला टस-तमस नहीं हो रहा। वकील नहीं करे था हमने इस मामले में। सर हमने वहाँ के जो सीनियर से सीनियर एडवोकेट्स है वो हायर कर रखे हैं, लेकिन क्या है कि कोर्ट के अंदर हर बार वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, हर हायरिंग पे कोई ना कोई हायरिंग बोल के उस चीज़ को कैंसिल कर देते हैं वो। वकील वहाँ के हमने बिल्कुल हाई फाई कर रखे हैं जो पूरी तरीके से हर हायरिंग पे जाते हैं, लेकिन उनको भी क्या है वो हर बार कैंसिल कर देते हैं किसी ना किसी रीज़न। कभी रीज़न देते हैं कि फैमिली केस है, मतलब जज और वकील सेम फैमिली से रिलेट करते हैं, कभी ना कभी बोलते हैं डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा, कभी कह देते हैं टिकट नहीं पहुंची, हर बार कोई ना कोई बहाना मार के लगभग उन्होंने 7 से 8 हायरिंग कैंसिल कर दिया सर ऐसे ही। तो हम देख सको भाई किस तरह से मामले को घुमा जा रहा है। ये आपने बताओ जी, हरियाणा सरकार से भारत सरकार से किस तरह की अपील करना चाहो? मैं तो भारत सरकार से यही अपील करना चाहूँ कि मेरे बेटे को जल्द से जल्द बाहर लाए। मेरी बेटी है वो भी दिमाग की मरीज हो चुकी है, मेरा पति है वो अटैक का मरीज है, और ये बहू है ये भी अभी मेडिकल में लेके आए, ये भी दिमाग पे बात ले रही है, छोटी सी इसकी बच्ची है। हरियाणा सरकार से यही है अगर उनको बाहर निकालो, और कुछ नहीं मांगते हम गरीब परिवार से। तो एक रिकॉर्डिंग भी कुछ समय आई थी जो जेल में थे, जो दिखाई भाई एक बार, यानी कि प्रवेश ने भेज रखी है, उमेश ने नेपाल जेल से बातचीत करी है, जो इन्होंने उसमें अपनी बात रख रखी है। वो रिकॉर्डिंग भी तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। भाई के खोला है। अच्छा, बातें करवा दो फिर, खोला रहे तो नेपाल से प्रवेश का, उमेश का। तो फिलहाल जो है नेपाल जेल से उमेश जो है वो लाइन पे है। उमेश अच्छा उमेश, ये क्या मामला है भाई पूरा, किस तरह का था? हमने कोई क्राइम करा है? सर 9 जुलाई को मैं यहाँ पे घूमने के लिए गए थे नेपाल। अच्छा। मेरे को ना मार्च में शौक लगा था, तो माइंड फ्रेश करने के लिए, बिजनेस में भी लॉस लग गया, तो माइंड फ्रेश करने के लिए मैं और प्रवेश दोनों घूमने के लिए आए थे नेपाल। ठीक है। इससे पहले कभी नेपाल नहीं गए, फर्स्ट टाइम आए थे। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने 9 जुलाई को आके होटल वगैरह लिया, एक टूरिस्ट गाइड वगैरह घूमने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम घूम के आए, पशुपति मंदिर एक 2 जगह और घूम के आए। उसके बाद हम होटल में ही रहे, क्योंकि प्रवेश की तबीयत खराब हो गई थी, ज्यादा मौसम नहीं सूट करा, तो होटल में ही थे हम। ठीक है, तो हमारी टिकट जो वापसी की होनी थी 20 जुलाई की। ठीक है। ठीक है, लेकिन 18 जुलाई को ही पुलिस ने रेड करी होटल के अंदर, और हमें लगा कि वैसे नॉर्मली रेड होगी, तो फिर उन्होंने हमारे फोन वगैरह चेक करे, तो फोन के अंदर सिर्फ एक छोटी सी एप्लीकेशन, पायलट एप्लीकेशन, जो अमेरिका जैसे देश के अंदर लीगल है, इंडिया जैसे देश के अंदर भी लीगल थी। ठीक है, बहुत सारे
कंट्रीज के अंदर लीगल है, वर्ल्ड के अंदर फेमस एप्लीकेशन है। इंडिया के लगभग 80% यूथ उसको यूज करते हैं एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन मेरे पास था 2020 से। अच्छा, ठीक है, और पिछले 1 साल से मैंने उसको यूज तक नहीं कर रहा था एप्लीकेशन। तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि भाई साहब वो एप्लीकेशन तुम्हारे फोन के अंदर है, वो नेपाल के अंदर बैन है, इसलिए आपको अंदर करेंगे। ठीक है, तो आप जाना ना कभी पहचाना, ठीक है, ना कभी उनके पास फोन चैटिंग कुछ भी एक थिंग हमारे खिलाफ नहीं है उनके पास। हमने कोई तो जेल में किस तरह का बर्ताव आप लोगों के साथ हो रहा है? जेल के अंदर बर्ताव तो सर ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या है कि जेल तो जेल दिया। देखो आप 5 महीने पिछले जाते हो, अब इसमें सारी चीजें बिल्कुल ठप हो चुकी है। ठीक है, हमारा जो केस है ना बाइनस एप्लीकेशन का है, सिर्फ उस केस के अंदर कोई भी यहाँ पे अंदर नहीं है, कोई भी पूरे नेपाल के अंदर नहीं है, हम सिर्फ 6 लोग हैं अंदर। अच्छा, और कोई मतलब इस तरह के मामले में किसी भी व्यक्ति को जेल के अंदर नहीं डाला गया? भी नहीं डाला गया। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि मर्डर या फिर स्मगलिंग जैसे जो केस है उनमें तो बहुत जल्दी। मैं बता रहा हूँ उमेश हाँ उमेश सर, यहाँ पे ना क्रिप्टो जो बाइनस एप्लीकेशन है ना, उसके बारे में यहाँ पे किसी को 1% भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो एप्लीकेशन 80% यूथ के पास है। और दूसरी चीज क्या है कि हम जब एयरपोर्ट के अंदर इंटर करे थे, बाई फ्लाइट हम यहाँ पे आए, तो हमारे को कोई भी जानकारी नहीं दी गई, इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि ये एप्लीकेशन यहाँ पे बैन है या कुछ भी है, और हमने वहाँ पे यूज भी नहीं करी। अगर आप ऐप का वो डाटा रिकॉर्ड इंस्टॉलेशन की डेट देखेंगे तो 2020 की डेट है सर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि रेप, मर्डर, ठीक है, और अपने और भी बड़े बड़े केस के अंदर जो नेपाली लोग हैं उनको बेल मिल जाती है, लेकिन हमें नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो उमेश भाई, भारत सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सर, भारत सरकार से ना, देखो मैं बताऊँ, पिछले हम 4 महीने से कभी हमारा जो वहाँ का MLA था पुराना नरेंद्र सिंह बबली, उसको भी एप्लीकेशन दी थी, वाइफ के पास रिकॉर्डिंग पड़ी है उसकी, उसने भी झूठे दावे करे। ठीक है, अमित शाह को भी एप्लीकेशन दी हमने, सैनिक को उसके पास भी एप्लीकेशन चाहिए, इंडिया के विदेश मंत्रालय में एप्लीकेशन देखा, कहीं पे भी कोई भी सिंगल सुनवाई नहीं होगा। सीरियस नहीं ले रहे ना सर, क्योंकि मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं, कुछ भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, इसलिए कोई सीरियस नहीं ले रहा ना। तो वहाँ एम्बेसी से मदद नहीं मिल रही आपको? सर, एम्बेसी का एक सिंगल बंदा यहाँ पे कोई भी नहीं आया, ना कोर्ट के अंदर हमारी सुनवाई के टाइम पे गया, कुछ नहीं गया। घर वाले जाते हैं तो उनको बोल देते कि लॉयर ले लो, वो लॉयर ले लो, लॉयर दे देते हैं, वो लॉयर नकदी निकलते हैं, वो इतनी फीस नहीं है, हायरिंग की लगभग लाख से 1.5 लाख रुपए फीस जान लग रही है। घर पे कमाने वाला सिर्फ मैं, कहाँ से अरेंजमेंट कर रहे होंगे मेरे परिवार वाले, मेरे को कुछ नहीं पता। बिल्कुल नहीं, यहाँ काफी सारी परेशानी है उमेश भाई, जो आपको अभी बता भी नहीं सकते हम। सर, यहाँ पे पता क्या मेन चीज, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मतलब हो रही है अंदर। ये जेल के अंदर हमारे साथ पूरा बर्ताव हो रहा है, लेकिन जेल के अंदर ना आपको पता ही है जेल ही होती है, फैमिली वालों से, वो सबसे, मेरी एनिवर्सरी, मेरी बेटी का बर्थडे, सब कुछ मिस हो गया, सारी चीजें। मेरा पूरा बिजनेस ठप होगा, मेरी अकेडमी बंद होगी, पूरा बिजनेस जीरो से कब स्टार्ट होगा, कब मैं बाहर निकलूंगा, कोई पता नहीं। चलो कोई नहीं उमेश भाई, हौसला रखो। और ये लाइव आपकी अपील चल रही है, और हम भी भारत सरकार से अपील कराएं इस मामले की जांच करके, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करके उमेश और परवेश को जल्द से जल्द रिहा करवा जाए। अगर एक सिंगल प्रूफ भी हमारे खिलाफ मिल जाए ना यहाँ पे, फिर भी हम जिम्मेवार हैं सर इस चीज के। एक सिंगल प्रूफ तक नहीं है कि हमने यहाँ पे नेपाल में कोई भी इलीगल काम करा, सिर्फ घूमने के लिए हम आए थे। अगर मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन रखना शुरू मैं उसके लिए 5-5, 6-6 महीने, अभी तो पता नहीं उसको कितना टाइम लगेगा। तो इसका मतलब तो मोबाइल ही बंद कर देना चाहिए। चलो ठीक है उमेश भाई, ओके। तो यहाँ जैसे फिलहाल जो है उमेश जो है वो नेपाल जेल से सीधी बात कर रहा था, जिसमें कि 1 मिनट के 10 रुपए नेपाली लगते हैं बात करके। हालत खस्ता हो गई है पूरे परिवारों की, दोनों के दोनों परिवार सब कुछ दाव पर लगा दिया है। चाहे करवा चौथ की बात करा, भैया दूज की बात करा, या और जितने भी त्योहार इस बीच में आए, उस बीच में दोनों परिवार एडी ठाठा का इंतजार करते रहे। अब भाई उमेश और परवेश जो है आज गिरावेंगे, कल गिरावेंगे, लेकिन ना भैया दूज पे इंतजार पूरा हो पाया, ना दिवाली पे, ना कई सारे त्योहार जो है वो इनके बेरुखे चले गए। तो फिलहाल जो है हम अपील करना चाहोगे भारत सरकार से भी, अगर भाई उमेश और परवेश जो कि दोनों परिवारों का दावा है, अगर भाई पूरी तरह से निर्दोष हैं, इस मामले की पूरी जांच करके और इस मामले का दूध और पानी का पानी कराया जाए, और उमेश और परवेश को रिहा करवाया जाए नेपाल जेल से। हरियाणा सरकार से या फिर जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उन तक भी हमारी अपील है
के गृह मंत्रालय से संपर्क करके और इन दोनों दोस्तों को जल्दी से जल्दी रिहा करवाया जाए। कुछ और कहना चाहोगे भाई? नहीं जी, बस यही अपील है कि सरकार से कि जल्द से जल्द इस मामले को देखा जाए और जो भी सच्चाई है उसको सभी के सामने लाया जाए। चलो भाई, वीडियो ने जी लाके इतना शेयर कर दो ताकि हरियाणा सरकार तक यह पहुंचे, जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी उन तक यह वीडियो पहुंचे और इसको संज्ञान में लेकर और इन दोनों दोस्तों को नेपाल जेल से रिहा करवाया जाए। कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।